हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जरा गौर फरमाइएगा, हम आपको क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में समझाने जा रहे हैं। देखिए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन यदि पूछता है तो वो विद्युत मोटर के सिद्धांत, उसकी कार्य प्रणाली और उसके वर्णन के बारे में पूछता है। तो आपका जो प्रश्न है हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो ये है, विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, संरचना और कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन करें। विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, संरचना और कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर हमने पहले से बना लिया और कुछ चीजों को लिखा है, उसी को आपको समझा रहे हैं। थोड़ी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहला बात आपको क्या करना है कि आपको विद्युत मोटर का परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है? उसके बाद आप लिखोगे उसका सिद्धांत, उसके बाद आप उसमें लिखोगे उसकी जो संरचना है, संरचना ऐसा ये बनेगा संरचना, और उसमें आएगा कार्य प्रणाली, मतलब कौन कौन सी चीजें कैसे कार्य करती है और विद्युत मोटर कैसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलता है। इस बात को आप समझोगे। तो पहले आप समझिए परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है, मतलब घूमने वाला युक्ति है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बात समझ में आ गया? फिर से एक बार समझिए कि विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। समझे बात? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जरा गौर फरमाइएगा, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। हमने ये लिखा है। अब आप समझिए, ये विद्युत मोटर के लिए आपको सिद्धांत पहले जानना होगा। पहले आप इस फिगर को समझिए, क्या क्या चीजें इसमें है, कौन कौन सी चीजों का हमने प्रयोग किया है इसकी संरचना के लिए, इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान देना है, यह एक आयताकार कुंडली है। देखो ध्यान से, यह एक आयताकार कुंडली है। देखो ये है आयताकार कुंडली, ठीक है, ए बी सी डी, और इसी को बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। क्या बोला जाता है बाबू? आर्मेचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। तो सिद्धांत में सबसे पहले बात समझिए, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने आपको इस वीडियो से पहले परिनालिका के बारे में, धारावाही चालक के बारे में, उसके बाद फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के बारे में जानकारी दे दिए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के बारे में जानकारी दे दिया है। तो अभी आप समझिए कि सिद्धांत कैसे कार्य, ये मोटर का सिद्धांत क्या होता है। तो देखो, विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है, इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्या चीज रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखते हैं? धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है। एक यांत्रिक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा, यांत्रिक बल जो कार्य करता है उस बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के
वाम हस्त नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है बाबू। तो हमने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बतलाया था ना, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और ये मध्यमा विद्युत धारा और ये अंगूठा बताएगा प्रवाह बल, उस पे चालक के जो बल है, बल की दिशा को निर्धारित करता है ये अंगूठा। तो हमने आपको ये बतला दिया था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, उसी आधार पे ये कार्य करता है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इसकी संरचना की हम बात करेंगे तो संरचना में ध्यान दीजिए, ये जो लगा इसी को आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर यह तांबे के पृथकृत तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। देखो ये ABCD होती है, जिसे नरम लोहे के क्रोड पर लपेटा जाता है। ये भी हमने बताया था, क्रोड के बारे में बताए थे ना। क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? तो क्रोड के बारे में हमने बतला दिया है। तो यही आपका एक क्रोड होता है और इसी पर ये जो है ना तांबे का पृथकृत तार लपेट दिया जाता है और ये बन जाता है आयताकार कुंडली, आयताकार। और ये धारावाही चालक का काम करता है। किसका काम करता है? धारावाही चालक का कार्य करता है। अब देखो ध्यान से, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? ये N और S से दर्शाया गया है। ये दोनों अस्थाई चुंबक है। दोनों क्या है? अस्थाई चुंबक है। और इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और इसी के बीच में धारावाही कुंडली को रखा जाता है। इस दोनों चुंबक के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसी में रखा जाएगा धारावाही आर्मेचर यानी कुंडली को। धारावाही चालक को इसी के बीच में रखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो यह एक शक्तिशाली अस्थाई चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N और S होते हैं। कुंडली इन्हीं ध्रुवों के बीच में रखी जाती है। तो इतनी बात अभी हमने बतलाया परिभाषा। उसके बाद सिद्धांत में क्या है कि सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और संरचना में अभी हमने दो बातें बतलाई है, अभी और आगे बता रहे हैं आपको, जरा गौर फरमाइएगा। उसके बाद हम कार्य प्रणाली के बारे में समझाएंगे कि कैसे ये कार्य करता है। देखिए, इसके पहले हमने अभी आपको आर्मेचर बतलाया था कि आर्मेचर ये आपका कुंडली है और यही बन जाता है आर्मेचर। इस पे हम तांबे का तार क्या करते हैं? पृथक तरीके से लपेट देते हैं। लपेटने के बाद ये धारावाही जो चालक है कुंडली, यह आर्मेचर का कार्य करते हैं, ये आर्मेचर होता है। इसके बाद आता है विभक्त वलय। क्या आता है? विभक्त वलय। ये धातु के एक छल्ले के दो भागों P तथा Q होता है। देखो ये धातु है, ये देख रहे हो, ये धातु है, इसका दोनों भाग, ये P है इधर वाला और इधर वाला क्या है? Q है। मतलब ये धातु का एक छल्ला होता है। छल्ला, धातु का क्या होता है? छल्ला। तो ये धातु का एक छल्ला होता है P तथा Q। आर्मेचर के दो सिरों, आर्मेचर के देखो, आर्मेचर का ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो आर्मेचर के दो सिरों इन्हीं वलयों से जुड़े होते हैं। इन्हीं वलयों से क्या है? जुड़ा हुआ है ये दोनों सिरा आर्मेचर का। ये दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। दिक् परिवर्तक मतलब दिशा बदलने का, दिशा बदलने का, दिशा कार्य करता है। कौन? विभक्त वलय। विभक्त, आप ध्यान रखेगा इस बात को, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है विभक्त वलय। विभक्त वलय। इसके बाद क्या है? आता है ब्रूस। देखो ये लगा है यहाँ पर, विभक्त वलय के जस्ट ऐसे ऊपर में ये लगा हुआ है, ये ब्रूस होता है। क्या होता है? ब्रूस होता है। ये कार्बन के दो स्थिर ब्लॉक X तथा Y होते हैं। ये देखो X तथा Y होते हैं, जो विभक्त वलय को हल्के से स्पर्श करते हैं। ये विभक्त वलय को स्पर्श किया है इस पे, ठीक है, हल्का से स्पर्श करता है। अब सुनिए, तो ये जो जो चीजें इसमें थी, क्या क्या है? यह चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये इसमें धारावाही चालक की कुंडली है जो आर्मेचर का कार्य करती है। और ये विभक्त वाला इस पर लगा हुआ है छल्ला धातु का, और इसके ऊपर है ये कार्बन का ब्रूस, कार्बन का ब्रूस X और Y, और ये है धुरी। क्या? ये धुरी, जिस पर ये सारी चीजें फिट हुई है, ठीक है, जो कि ऐसे घूर्णन करेगा। तो ध्यान दीजिए हमारी बातों को, कार्य कैसे करता है। सिद्धांत आपको हमने बतलाया। सिद्धांत में हमने क्या बतलाया? आर्मेचर के बारे में बतलाया,
उसके बाद हमने क्या बतलाया, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बतलाया, चुंबक क्षेत्र। उसके बाद हमने बोला आपको विभक्त वाले के बारे में और ब्रूस के बारे में। ये सभी आपके हैं सिद्धांत में, क्या है, सिद्धांत में। इसके बाद आता है कार्य प्रणाली। क्या आता है, कार्य प्रणाली, कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से। तो इस बात को समझना, कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति मतलब पहली स्थिति में क्या होता है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। देखो ध्यान से, ये आपका धारा प्रवाहित करने के लिए हम यहां पर एक बनाए हैं परिपथ, ये है आपका परिपथ। ये परिपथ से धारा प्रवाहित किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, धारा प्रवाहित किया जाएगा। तो अब ब्रूस एक्स से कुंडली एबीसीडी में, देखो ध्यान से, ये ब्रूस एक्स है ना, इससे कुंडली ए बी सी डी में प्रवाहित हो करके एक्स से प्रवाहित हुआ, एक्स से जा रहा है और फिर वाई से वापिस आ रहा है, वाई पे आ रहा है वापिस। देखो वह ब्रूस एक्स से कुंडली ए बी सी डी में प्रवेश करती है और वाई से वापस आ जाती है। बात इतनी समझ में आ गई सबको। फिर क्या होता है, अब बल लगता है। क्या लगता है, बल, क्योंकि आपको धारावाही चालक के बारे में बताया गया है, धारावाही चालक के बारे में आपको बताया गया है कि इसमें आपको धारावाही चालक में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है कि आपका जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है इससे, फिर आपका जो मध्यमा है, तो ये धारावाही, धारा के बारे में बतलाएगा, धारा की दिशा में। तो ये धारा प्रवाहित होने लगा, धारा प्रवाहित होने लगा, तो ये दो गो बात हो गई। तो अब तीसरा बात क्या आता है, बल की दिशा, बल की दिशा। तो ध्यान देना, अब बल लगना, यानी बल कैसे लग रहा है, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एक एक बात को समझिए, इससे जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इसके कारण भुजा ए बी पर, देखो ये ए बी है भुजा, देख रहे हो ना, ये भुजा ए बी है, इस पर नीचे की ओर, इस पर नीचे की ओर बल लगेगा। कैसे बल लगेगा, नीचे की ओर, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। कुंडली जो है आपका एबीसीडी, इसमें भुजा ए बी पर नीचे की ओर, भुजा ए बी पर नीचे की ओर, भुजा ए बी पर नीचे की ओर और भुजा सीडी पर ऊपर की ओर, और ये भुजा जो सीडी है इस पर ऊपर की ओर ऐसे बल लगेगा, ऊपर की ओर बल लगता है। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं, और ये एक नीचे और ये एक ऊपर। देखो ध्यान से, ये ऐसे एक बल लगा नीचे की तरफ और एक बल लगा ऐसे ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रहा है ना, एक बल ऐसे लगा नीचे की तरफ और एक बल लगा ऊपर की तरफ, दोनों मिलकर के बनाएंगे बल युग्म। क्या बना देते हैं, बल युग्म। देख लो, ये एक नीचे की तरफ बल लगा और ये एक ऊपर की तरफ बल लगा, तो ये एक नीचे की ओर है और ये एक ऊपर की ओर बल लग रहा है, ठीक है। तो दोनों बनाते हैं बल युग्म। क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिससे कुंडली घड़ी की दिशा में घूमने लगती है। अब कुंडली घूमने लगेगी ऐसे, घड़ी की। अब सुई कैसे घूमता है आपको पता है ना, घड़ी में, घड़ी में कितना लोगों को पता है कि घड़ी किस दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त की वामावर्त, घड़ी किस दिशा में घूमती है, घड़ी की सुई किस दिशा में, दक्षिणावर्त की वामावर्त, दक्षिणावर्त की वामावर्त, क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको, दक्षिणावर्त। क्या होता है, ठीक ना। तो ये घड़ी की दिशा में घूमने लगता है। क्या हमने बोला कि दोनों बल युग्म मिलकर बल युग्म बनाते हैं, जिससे कुंडली घड़ी की दिशा में घूमने लगती है। कुंडली जो होती है ना आपकी, ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे घूमने लगेगी। देखो ये बल इधर से और ये बल इधर से, अब दोनों पे बल लग रहा है, तो ये बल क्या करेगा, ऐसे ऐसे इसको क्या करेगा, घुमाने लगेगा, ठीक है। ऐसे 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 ये घुमाएगा ऐसे, है ना। ये तो घड़ी की दिशा में ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। तो बल युग्म घड़ी की दिशा में घूमने लगती है। उसके बाद आता है दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन होता है जब बल युग्म लगेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगी, तो इसमें दिशा में परिवर्तन होगा। क्या होगा, आधा चक्कर पूरा करने के बाद विभक्त वलय पी क्यू, देखो जैसे ही ये आपका है ना कुंडली, इसका जो एक छोर है ये पी, विभक्त वलय पी से जुड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा छोर है विभक्त वलय क्यू से
जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना बात? तो जैसे ही ये आधा चक्कर पूरा करने के बाद विभक्त वाले पी क्यू का ब्रूसों से संपर्क बदल जाता है। आधा चक्कर होगा तो ये वाला संपर्क बदल जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, दोनों एक दूसरे से संपर्क क्या कर देंगे, बदल देंगे। क्यू वाला पी पे है, पी वाला क्यू पे, यानी एक्स का वाई से और वाई के एक्स पे, यानी जो क्यू है एक्स पे आ जाएगा, जो पी है वाई पे आ जाएगा। और अब धारा की दिशा उलट जाती है। धारा की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जब ये बदल गया तो इधर से सी डी बी ए उल्टा हो गया, धारा उल्टा बहेगा, धारा उल्टा बहने लगता है। तो सी डी बी ए धारा उल्टा बहने लगता है। और यही प्रक्रिया निरंतर होते रहती है, निरंतर होती रहती है। ठीक है, तो देखो हम बता रहे थे निरंतर घूर्णन की प्रक्रिया, निरंतर धारा की दिशा उलटने के कारण भुजाओं पर लगने वाला बल, ये जो भुजा है इस पर जो बल लग रहा है, जब ये निरंतर जो करेगी, धारा की दिशा जब बदलती है, मतलब जो ये धारा इधर से बह रही थी वो धारा जब इधर से आती है, मतलब इधर से इधर, मतलब जो P था Y पे आ गया, Q था X पे आ गया, तो धारा की दिशा बदल गई। जब धारा की दिशा बदलती है तो भुजाओं पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है, बल की दिशा भी बदल जाती है, फिर से वैसी ही हो जाती है, और फिर से वैसी ही हो जाती है, जो कुंडली को उसी दिशा में घुमाना जारी रखती है। कुंडली को उसी दिशा में ऐसे क्या करती है, घुमाती रहती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहता है। तो इस प्रकार से आपका विद्युत मोटर कार्य करता है। ठीक है, कार्य प्रणाली में आपने क्या समझा कि कार्य कैसे करता है। पहले इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान दो, यहां से समझ लो। पहले इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा इस कुंडली एक्स जो ब्रश है ना, इससे ए बी की तरफ प्रवाहित होते हुए CD से निकलते हुए Y पे बाहर आ जाता है। मतलब ABCD कुंडली में X से प्रवाहित होता है और Y से बाहर निकलता है। और जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, समझ रहे हो ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा जब जाएगा तो इस कुंडली पे एक बल लगेगा, कुंडली पे एक, तो धारा जो AB की तरफ जा रहा है तो इस कुंडली पे जो बल की दिशा होगी AB पर नीचे की ओर, AB पर, और CD पर ऊपर की ओर, CD पर ऊपर की ओर होगा, फिर बाहर निकलेगा। और इस जब परिवर्तन होगा तो ये जो विभक्त वलय है आधा परिवर्तन के बाद, आधा घूर्णन के बाद अपनी स्थिति बदल लेता है। अपनी स्थिति जब अपनी स्थिति बदलता है तो धारा की दिशा जो है ना विपरीत हो जाती है, धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। अब CD से, जो CD है ना, CD से AB की ओर, CD से AB की ओर हो जाती है। तो अब धारा की दिशा जो पहले ABCD की ओर से आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, DCBA, DC, धारा की दिशा बदल गई आधे घूर्णन पे। तो आधा घूर्णन पे जब ये प्रक्रिया होगी तो धारा की दिशा बदलेगी, तो बल की भी दिशा बदलेगी। अब जो बल ऐसे लग रहा था वो बल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। और ये जो बल ऐसे लग रहा था, अब ये बल कैसे, अब ये जो बल ऐसे लग रहा था ये बल ऐसे लगेगा, समझ रहे हो ना। तो ये दिशा भी बदल गई, तो बल की दिशा भी क्या हो गया, बदल गया। अब यह प्रक्रिया जब दोनों बदल गया तो फिर से वैसे ही ना हो गया, धारा की दिशा बदली तो बल का दिशा भी, तो फिर तो वही कंडीशन आ गई। तो यही प्रक्रिया हमने बोला है कि फिर वैसी ही हो जाती है। और ये दिशा परिवर्तन के कारण घूमना बंद नहीं करता है, घूमते रहता है, वैसे निरंतर घूमना शुरू रखता है, जारी रखता है, बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से आपका विद्युत मोटर काम करता है। हाँ, इसमें प्रश्न पूछता है कि विभक्त वलय का काम क्या है, विभक्त वलय का काम क्या है। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय का काम है दिक् परिवर्तक का, दिक् दिशा में परिवर्तन करने का, दिशा में, बात समझ में आया। तो दिक् परिवर्तक का कार्य करता है विभक्त वलय, विभक्त वलय। अब देखो ध्यान रखना, विद्युत मोटर विद्युत धारा जनरेट नहीं करता है। ध्यान रखना फिर से एक बात को, कि विद्युत मोटर से हम लोग विद्युत प्राप्त नहीं करते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
और यदि आप विद्युत उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए विद्युत मोटर नहीं, विद्युत जनित्र यानी डायनेमो का उपयोग किया जाता है। बच्चों बात को ध्यान रखना, इसमें बहुत तथ्य छिपा हुआ है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद्युत मोटर का काम विद्युत उत्पन्न करना है, ये बिल्कुल गलत है। विद्युत मोटर का काम बल उत्पन्न करना है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना है। बात समझ रहे हो ना? जैसे आप पंखा देख रहे हो, पंखा, ये पंखा चल रहा है, इसमें मोटर लगा हुआ है, विद्युत मोटर लगा हुआ है, और उसी आधार पे वो इसमें घूर्णन गति पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? निरंतर घूर्णन गति क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है, जिसके कारण वो उस पर एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है? और देखो बल की दिशा ऐसे है, दक्षिणावर्त। कैसे है? देख रहे हो ना, ऐसे घूम रहा है, इसलिए वो पंखा चलता है। उसी तरह से आपका ये विद्युत पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर, जितना ये सब चीजें चलती है बिजली पे उपकरण, ये सब चीजें आपकी इसी सिद्धांत पे है, विद्युत मोटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। बात समझ में आ गया? पंखा हो गया, और हमने क्या बोला? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर तो इस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत पंखा हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? विद्युत घंटी, नहीं ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? विद्युत पंखा हो गया, उसके बाद कूलर हो गया। ये सब चीजें जो होती है आपके इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। बात सबको समझ में आ गया है? तो ये है आपका विद्युत मोटर, उसकी कार्य प्रणाली, उसका सिद्धांत, और ये कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना, सारा चीज हमने इस क्वेश्चन में आपको डिटेल से समझा दिया है। ये 5 नंबर में पूछता है बिहार के एग्जाम्स में, मैट्रिक में, कक्षा 10 की परीक्षा में। ठीक है, आप सभी लोगों को जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।